हाय गाइस एंड वेलकम टू 5 पैसा। अगर हम 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड-19 पैंडेमिक फेज को छोड़ दें तो करंटली ये हमारी इकोनॉमी की वीकेस्ट ग्रोथ प्रोफाइल है सिंस 2001। ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट 2021 में जहां 4.7% थी, वहीं आज 2022 में बढ़कर 8.8% हो गई है। आज की डेट में ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इन्फ्लेशन से अफेक्टेड है, जिसके पीछे एक नहीं बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, टाइट फाइनेंशियल कंडीशंस, लॉकडाउन और रशिया यूक्रेन वॉर। बट कंपैरेटिवली 2022 में आरबीआई का टारगेट इन्फ्लेशन को 6% तक रखने का था, लेकिन जनवरी टू सितंबर तक एवरेज इन्फ्लेशन हमेशा 6% से ऊपर ही रहा है। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इस हाई इन्फ्लेशन पीरियड में आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग डूज और डोंट्स को जानना बहुत जरूरी है, और वही हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, जहां हम जानेंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे ट्रैक किया जाता है और कैसे इन्फ्लेशन डिफरेंट एसेट क्लासेस को इम्पैक्ट करती है। हम डिस्कस करेंगे कि हाई इन्फ्लेशन पीरियड में इन्वेस्ट करना सेंसिबल है या नहीं, और आखिर में हम बात करेंगे कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल। हाउ टू ट्रैक इन्फ्लेशन। शायद आपको भी किसी एल्डर ने कहा होगा कि पहले इस चीज की प्राइस सिर्फ इतनी थी और आज देखो कितनी महंगी हो गई है। लेकिन ये महंगाई कितनी बढ़ी, उसे कैसे ट्रैक किया जाए? इसका आंसर है प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, लेकिन इंडिया में सीपीआई को यूज किया जाता है। सीपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि कंज्यूमर्स द्वारा परचेज किए गए गुड्स की ओवर टाइम प्राइसेस को ट्रैक करता है। सीपीआई सिर्फ रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कि 2010 में 1 लीटर टोन्ड मिल्क आपको 25 रुपीज में मिलता था, लेकिन उसी 1 लीटर मिल्क के लिए आज आपको 50 रुपीज देने होंगे। अगर आप 25 रुपीज लेकर मिल्क परचेज करने जाएंगे तो आपको अब 1 लीटर की बजाय सिर्फ हाफ लीटर ही दूध मिलेगा। इसे कहा जाता है करेंसी की परचेजिंग पावर का रिड्यूस होना। परचेजिंग पावर के घटने से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है, जो कि इवेंचुअली कंट्री की इकोनॉमी को स्लो करती है। इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट एसेट वैल्यूज। अब जब इकोनॉमी स्लो मूव होती है तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को भी अफेक्ट करती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन से डिफरेंट एसेट क्लासेस इम्पैक्ट होते हैं। फर्स्ट, रियल एस्टेट। आपको ये तो क्लियर है कि इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तब लैंडलॉर्ड्स और प्रॉपर्टी ओनर्स की कंजम्पशन कॉस्ट भी बढ़ती है, जिसे मैनेज करने के लिए वो हायर रिटर्न्स की डिमांड करते हैं। सिंस रियल एस्टेट एक फिजिकल एसेट है तो उसका इन्फ्लेशन के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन है। सेकंड नंबर पर है कमोडिटीज, जो कि एक टैंजिबल यानी कि वही फिजिकल एसेट है। अब सोचिए कि जब हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है तब हम किसकी बात कर रहे होते हैं? किसी सामान या प्रोडक्ट की, राइट? और अगर आपने कमोडिटी मार्केट के थ्रू इन्हीं सब में इन्वेस्ट कर रखा है तो जब इन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तब आपके रिटर्न्स भी इंक्रीज होंगे। तो राइजिंग इन्फ्लेशन के सिनेरियो में कमोडिटीज जैसे कि बेसिक रिसोर्सेज, मेटल्स, एनर्जी और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अच्छा परफॉर्म करते हैं। थर्ड है बॉन्ड्स। आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स के प्राइस और इंटरेस्ट रेट्स के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं तब बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होता है, और इंटरेस्ट रेट्स तभी इंक्रीज होते हैं जब इन्फ्लेशन का खतरा हो। बॉन्ड्स के थ्रू आप कंपनी को लोन देते हैं और उसके बदले में आपको एक फिक्स रेट पर इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इन्फ्लेशन के दौरान भी ये इंटरेस्ट रेट फिक्स ही रहता है, जिससे कि बॉन्ड प्राइसेस आपको डिक्रीज होते हुए दिखते हैं। फोर्थ एसेट क्लास है स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट में इन्फ्लेशन बेनिफिशियल भी होता है और नहीं भी, और ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेक्टर एक्सपोजर, बैलेंस शीट स्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट की प्राइसिंग पावर। लेकिन कैसे? लेट्स सपोज इन्फ्लेशन के कारण कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का प्राइस बढ़ता है, तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा और शेयर प्राइस भी बढ़ेगा।
वहीं अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तब शायद इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए कंपनी के शेयर्स बेच भी दे, जिससे कि शेयर प्राइस डिक्रीज होगा। तो स्टॉक्स के लिए मॉडरेट इन्फ्लेशन जो कि 2 to 6% होती है बेनिफिशियल है, और हाइपर इन्फ्लेशन जो कि 10 और 14% के बीच होती है हार्मफुल है। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इसका मतलब है कि एसेट क्लास की वेरियस कैटेगरीज में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी अलग अलग होता है। तो क्या आपको इन्फ्लेशन के दौरान इन्वेस्ट करना चाहिए? इसको यस या फिर नो में आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इन्फ्लेशन के सिनेरियो में इन्वेस्ट करने के कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी। चलिए पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। फर्स्ट, इन्फ्लेशन पीरियड में इन्वेस्टिंग से आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू मेंटेन्ड रहती है। सेकेंड, डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेशन में किसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के रिटर्न्स डिक्रीज होते हैं तो वही बहुत से इन्वेस्टमेंट्स पॉजिटिव रिटर्न्स भी जनरेट करते हैं। तो अगर आप इन्फ्लेशन सर्वाइव करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करना नेसेसरी हो जाता है। थर्ड, अगर आपको इन्फ्लेशन में भी रिटर्न्स मिल रहे हैं तो आपकी परचेजिंग पावर डिक्रीज नहीं होती है और आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कांस्टेंट बनी रहती है। अब चलिए ये जानते हैं कि क्यों आपको इन्फ्लेशन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ये कि इन्फ्लेशन की वजह से एसेट्स का रिस्क लेवल भी बढ़ जाता है, और अगर आप अपने जोन से बाहर आकर वो रिस्क उठाते हैं तो शायद आप अपना पूरा कैपिटल लूज कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रेफर करते हैं तो आपको इन्फ्लेशन के दौरान स्टॉक्स को शायद ओवर प्राइस पर परचेज करना पड़ सकता है। इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। लेकिन अगर आपको फिर भी इन्फ्लेशन के दौरान इन्वेस्ट करना है तो आपको कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करना होगा ताकि आप एक रैशनल इन्वेस्टमेंट कर सकें। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स ये सजेस्ट करते हैं कि राइजिंग इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इक्विटीज ही सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन ऑफर करती हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी इंक्रीज होती हैं, जिससे कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट होता है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है। सेकेंड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स करते टाइम आपको हमेशा उन्हीं बॉन्ड्स को सेलेक्ट करना है जो कि फ्लोटिंग रेट्स प्रोवाइड करते हो, ताकि जब इन्फ्लेशन बढ़े तब आपके इंटरेस्ट रिटर्न्स भी इंक्रीज हो। थर्ड पॉइंट, पोर्टफोलियो में हमेशा कमोडिटीज को इंक्लूड करें, क्योंकि उन्हें हमेशा इन्फ्लेशन हेज कंसिडर किया जाता है, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपकी परचेजिंग पावर को रिड्यूस होने से बचाती है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट ये है कि गोल्ड इज गोल्ड। गोल्ड एक बेस्ट इन्फ्लेशन हेज है। हमारे एंसेस्टर्स के पास भले ही किसी कंपनी के शेयर्स ना हो, पर उनके पास ज्वेलरी के फॉर्म में हमेशा गोल्ड तो रहता ही था। शायद इसीलिए इसे प्रीमियम स्टोर ऑफ वैल्यू कहा जाता है। हालांकि राइजिंग इन्फ्लेशन में गोल्ड पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन नॉन यील्डिंग एसेट होने की वजह से कई इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड एक अपीलिंग इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ओके गाइस, तो ये थी वो 4 स्ट्रैटेजीज जो आपको इन्फ्लेशन के दौरान इन्वेस्ट करने में हेल्प करेंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर नहीं। बट इस वीडियो में हमने इन्फ्लेशन सिनेरियो में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड सारे डूज एंड डोंट्स को डिस्कस किया है, जहां सबसे पहले हमने देखा कि इंडिया में इन्फ्लेशन को CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ट्रैक किया जाता है और कैसे इन्फ्लेशन एसेट क्लासेस को अलग अलग तरीकों से अफेक्ट करती है। फिर हमने बात की इन्फ्लेशन में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में और उन 4 स्ट्रैटेजीज की जो आपको इन्वेस्टमेंट्स में हेल्प करेंगी। ऐसी ही बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को हम डिटेल में आगे के वीडियोस में समझेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड और 5 पैसा यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।